नमस्कार। टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी कौए मोती खाएगा। तो कलयुग तो आ गया है भाई साहब। हालत यह है कि राम रहीम जब चाहते हैं तब उनको पैरोल मिल जाती है। ऐसा लगता है जेल में नहीं गए हैं, पिकनिक में गए हैं। कभी 1 महीने बाहर आ जाते हैं, कभी फिर 1 महीने बाहर आ जाते हैं। जब से गए हैं, जब चुनाव आता है उनको पैरोल मिल जाती है। मनीष कश्यप, यूएपीए के तहत केस होता है, उनको आराम से फिर बेल मिल जाती है। लेकिन उमर खालिद जैसा नौजवान जो जेएनयू से पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, जिसे आज किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए था, उसको बेल मिलना तो छोड़ दीजिए, डेट ही नहीं मिलती। जब जमानत की डेट पड़ती है तो कोई ना कोई वजह आ जाती है और फिर 15 दिन 20 दिन टलता जाता है और इस तरह से 3 साल से भी ज्यादा वक्त से वो जेल में है। अभी कुछ दिनों पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को बेल दी है। गौतम नवलखा देश और दुनिया के जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं। 3 साल 8 महीने उनको जेल में रखा गया और उसके बाद जब बेल दी गई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया था जिससे यह साबित हो कि गौतम नवलखा किसी भी तरह से आतंकवादी हैं या आतंकवाद की किसी गतिविधि में संलग्न हैं। उमर खालिद का जहां तक मामला है तो आपको याद होगा कि उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि मुझे 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट अगर मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि उसके ऊपर लगाया गया केस फर्जी है, जमानत के लिए पूरा ग्राउंड है। 15 मिनट नहीं मिले और उसके बाद भी अब 1-1.5 महीना बीत चुका है। अगली डेट फिर पड़ेगी और अगली डेट पे क्या होगा कोई नहीं जानता। फर्क क्या है? फर्क यह है कि उमर खालिद या गौतम नवलखा जैसे लोग सरकार के सामने सर झुकाने से मना करते हैं। ये जो देश के अंदर सांप्रदायिकता का तमाशा फैला हुआ है, इस्लामोफोबिया फैली हुई है, इसका हिस्सा बनने से इंकार करते हैं। गौतम नवलखा और उमर खालिद जैसे लोग ना इस तरफ खड़े होते हैं ना उस तरफ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सभी का है, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। और मनीष कश्यप जैसे लोग उस भीड़ का हिस्सा बनकर पैसा भी कमाते हैं, तमाशा भी कमाते हैं। मनीष कश्यप वैसे कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। बाकायदा पुणे के एक इंस्टीट्यूट से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो यूट्यूब पे गए थे। यूट्यूब पे अपनी स्थानीय समस्याएं, अपनी समस्याओं से बात शुरू करके और उसके बाद बाकी सारा कुछ करके बड़े यूट्यूबर बने, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, खूब सब्सक्राइबर कमाया। यूट्यूब की एक खूबी है, यहां जिसके पास ज्यादा बकवास होती है, जिसके पास बिना सिर पैर की बातें होती हैं, वहां मिलियंस में व्यू आते हैं। जहां काम की बातें होती हैं वहां सेलेक्टेड व्यू आते हैं, क्योंकि बकवास सबको पसंद होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अभी वो कौन सा बिंद्रा है उसका केस चल रहा है, मैं तो जानता भी नहीं था कौन है। अभी जब ये केस आया तो समझ में आया कि बड़ा यूट्यूबर था, मिलियंस में फॉलोअर थे उसके और वीडियो मिलियंस में चलते थे, मोटिवेशनल स्पीकिंग करता था और क्या क्या बिजनेस आइडियाज बताता था और बीच बीच में नेहरू और गांधी को गालियां भी देता रहता था। पता चला कि एक तरफ एक इंटरव्यू उसका आया जिस इंटरव्यू में वो कहता है कि दलितों को लीडरशिप नहीं देना चाहिए, ये बताता है कि उसकी मानसिक बुनावट कैसी है। और उससे ज्यादा जब ये वीडियो आए कि शादी के पहले ही महीने में पत्नी से उसने मारपीट की, बुरी तरह से मारपीट की और अब तो उसके खिलाफ केस भी हो गया है। तो ऐसे ऐसे लोग जिनका पूरा का पूरा सैद्धांतिक जो जीवन है, पूरा का पूरा जो मामला है वो पैसे कमाने का, नाम कमाने का है, उसमें कहीं कुछ नहीं है अंदर, नफरत भरी है, जहर भरा है और उसको शुगर कोटेड शब्दों में पेश करते हैं, उनको खूब व्यूज मिलते हैं, स्टार बन जाते हैं। आजकल एक नया टर्म चला है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। मनीष कश्यप भी ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का असर उनके ऊपर ऐसा हुआ कि उन्होंने बाकायदा विधानसभा चुनाव भी लड़ा और विधानसभा चुनाव में 9,000 से ऊपर उनको वोट मिले। कांग्रेस और बीजेपी के बाद 3rd नंबर पर वो रहे। तो जाहिर तौर पे अभी युवा हैं, 3रे नंबर पर पहले ही चुनाव में निर्दलीय लड़के पहुंचे हैं, तो मन के अंदर उम्मीदें उछाह मार रही होंगी कि कल को भाजपा से टिकट मिल जाए या किसी अच्छी पार्टी से टिकट मिल जाए तो विधायक भी हो जाएंगे और हो सकता है कुछ दिन बाद वो मंत्री भी हो जाएं, गाड़ियों से चलते दिखें और जिस पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है वही पुलिस उनको सलाम करे। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ जो मामला था वो क्या था? तमिलनाडु के बिहारी मजदूरों के बारे में एक फ्रॉड खबर फैलाई गई कि वो वहां जो कुछ चल रहा है उसके चलते भाग भाग के बिहार आ रहे हैं।
इस मामले में इन्होंने कई सारे ट्वीट किए, वीडियोस बनाए, ट्वीट किए, शोर मचाया और एक परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश की कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ सारा तमाशा चल रहा है। और उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पहले केस किया और इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन पटना से जो सिविल कोर्ट से आदेश आया उसके चलते तमिलनाडु में गिरफ्तार नहीं हुए, पटना की जेल में थे ये। लेकिन इनका ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले 2019 में वो 2 बार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और किस चीज के लिए गिरफ्तार किए गए हैं? एक बार बेतिया में किंग एडवर्ड सप्तम की मूर्ति है उसको, उसके साथ तोड़फोड़ करने के चक्कर में गिरफ्तार हुए, और दूसरे बार पटना में लासा बाजार में जो कश्मीरी दुकानदार आए थे उनके साथ मारपीट करने के चक्कर में गिरफ्तार हुए। तो कितने शरीफ आदमी हैं, इनकी गतिविधियां कैसी हैं आप जान सकते हैं। उसके बाद जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को लेकर फ्रॉड खबरें, फर्जी खबरें इन्होंने फैलाई, तमिलनाडु सरकार ने जांच किया, उसके बाद इनके खिलाफ केस हुए, तब इनके ऊपर देश के अंदर तोड़फोड़ फैलाने, इन सब चीजों के लिए मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस हुआ, साल भर जेल में रहे। और उसके बाद जेल में रहते हुए भी एक बयान इनका आया था, बड़ा तेज तर्रार चिल्लाते हुए बयान आया था, उस पर बहुत तमाशा मचा था। उसके बाद इनके बयान देने पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब ये छूट गए हैं, इनको जमानत हो गई है। और जमानत मिलने के बाद जैसा कि बिल्कुल तय था, हीरो वाला वेलकम हुआ। आजकल अपराधियों को जमानत मिलती है तो हीरो वाला वेलकम होता है, तो हीरो वाला वेलकम हुआ। कुछ ही दिन में अपने यूट्यूब चैनल पर वो आ जाएंगे और फिर वही सब फैलाएंगे जो पहले फैला रहे थे। इसके बरक्स जरा उमर खालिद को हम देख लें। उमर खालिद कौन है? उमर खालिद जेएनयू का टॉपर स्टूडेंट रहा है। उमर खालिद ने बाकायदा पीएचडी की है। उमर खालिद एक बेहद पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है जिसने आदिवासियों के ऊपर पीएचडी की है। आदिवासी इलाकों में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर उसने पीएचडी की है, डॉक्टरेट ली है जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट से। उसके खिलाफ कुल केस क्या था? अगर देखा जाए तो जिस समय एनआरसी वगैरह का विरोध हो रहा था उस समय उमर खालिद बहुत एक्टिव था। उमर खालिद ने दिल्ली से लेकर देश भर में जहां जहां एनआरसी के खिलाफ विरोध चल रहा था वहां जाकर भाषण वगैरह दिए थे। उनमें से एक भाषण जो महाराष्ट्र में दिया गया था, उस भाषण को लेकर शोर यह मचाया गया, केस यह दर्ज हुआ कि उस भाषण में इन्होंने तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियों की बात की है। और इसी आरोप के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके यूएपीए के तहत बाद में उनको जेल में डाल दिया गया और 3 साल से अधिक समय से वो जेल में है। अब जिस भाषण की बात थी, जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो पता चला कि पुलिस ने उसकी एक छोटी सी क्लिप निकालकर और उस क्लिप में जो कुछ उमर खालिद ने कहा है उसका अपना मतलब निकाल के और उसके बेस पे केस बनाया। जब कोर्ट में केस पहुंचा तो पता चला कि यह क्लिप भी पुलिस ने नहीं बनाई थी, बल्कि एक टीवी चैनल ने, गोदी मीडिया के एक टीवी चैनल ने वो क्लिप निकाली थी। आप जानते हैं गोदी मीडिया के जो टीवी चैनल हैं उन्होंने कैसी कैसी क्लिपें चलाई हैं, जेएनयू के बारे में क्या क्या फैलाया है, वैसे ही वो एक क्लिप चली थी। उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में कहा कि मैं पूरा भाषण सुनवा देता हूं, आप सुन लीजिए कि इसमें कहां इस तरह की कोई अपील है। पूरा भाषण सुनवाया गया। मामला यहां से वहां, वहां से यहां, सब चलता रहा लगातार। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उमर खालिद पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन कुल मिलाजुला के सच्चाई यह है कि उमर खालिद की जमानत याचिका सुनने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। लगातार डेट्स पे डेट्स, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो लगातार तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। हर तारीख पे उम्मीद होती है कि सुनवाई होगी, लेकिन उमर खालिद का मामला ऐसा है कि हर बार कार्रवाई टल जाती है और उमर खालिद 3 साल से अधिक समय से जेल में पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप सोच के देखिए उमर खालिद और मनीष कश्यप में क्या अंतर है। पहला अंतर तो नाम का ही अंतर है। मनीष कश्यप और उमर खालिद, एक नाम जो है वो भक्तों का प्रिय नाम है, एक नाम सुनकर ही उसके कपड़ों से ही पता लग जाता है कि वो क्या है। और अपने नाम की शायद कीमत चुका रहा है उमर खालिद। केस चलता, गवाहियां होती, सारा कुछ होता, जमानत याचिका पे सुनवाई होती, उसके बाद जो फैसला आता वो देखा जाता। इसके पहले हाईकोर्ट वगैरह से जो फैसले आए हैं उनको देखा गया, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत डिटेल में बात की थी। और उसके बाद सबको उम्मीद थी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा ये जो सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद को जमानत दे देगा। शर्जील इमाम, एक और पढ़ा लिखा लड़का, वो भी जेल में है, उसके साथ भी यही सारा कुछ हो रहा है। और भी कई सारे, सबके बीच में कॉमन चीज बस एक ही है कि मुस्लिम नाम है, वो सरकार के खिलाफ हैं और सांप्रदायिकता के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता का दामन पकड़ लिया होता
कोई झंडा उठा लिया होता, किसी कायद का ही झंडा उठा लिया होता, तो शायद वो जेल में नहीं होते, क्योंकि ऐसे तमाम सारे लोगों को हम जानते हैं जो किसी जेल में नहीं गए। लेकिन वो जनता के अधिकार की बात कर रहे थे, वो संविधान की बात कर रहे थे, संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर सुनवाई करने की भी फुर्सत नहीं है। कोई नहीं जानता कि कब तक उमर खालिद जेल में रहेगा, कोई नहीं जानता कि कब उसकी सुनवाई पूरी होगी, कोई नहीं जानता कि कब जज साहिबान के पास इतना वक्त होगा कि उसकी जमानत याचिका पर घंटे भर सुनवाई कर सकें। अभी तो खैर छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुलेगी, जो अगली डेट दी गई है, पता नहीं उस डेट पर भी जज साहिबान के पास टाइम मिलेगा कि नहीं कि उमर खालिद की जमानत याचिका सुन सके। और एक लड़का जो पीएचडी है, जो पढ़ा लिखा है, जो दुनिया को बदलने का ख्वाब देखता है, जो बेहतर दुनिया का ख्वाब देखता है, जो कहता है कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, जो कहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, जो कहता है देश के अंदर शांति होनी चाहिए, योजनाएं गरीबों की भलाई के लिए होनी चाहिए, वो जेल में सड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इतनी लंबी कैद के बाद भी उमर खालिद टूटने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, सरकार की तारीफ करने को तैयार नहीं है, अपनी कमर की रीढ़ को खो देने को तैयार नहीं है। वरना उसके साथ ही थी शहला राशिद, जो एक जमाने में बड़ी तेज आवाज हुआ करती थी, सांप्रदायिकता के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ दुनिया भर की बातें किया करती थी। फिर कश्मीर गई, कश्मीर में एक पार्टी में शामिल हो गई, और फाइनली अब हालत यह है कि दिन रात जब भी मौका मिलता है सरकार की तारीफ की रहती हैं, तो फिर वो जेल क्यों जाएंगी? उन्हें तो इनाम और इकराम मिलेंगे। सुना है किसी कॉलेज में उनकी नियुक्ति हो गई है, कल को विधायक भी बन सकती हैं, कल को जम्मू कश्मीर में कहीं से चुनाव भी लड़ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, कल को मिनिस्टर भी बन सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के सामने उन्होंने झुकना मंजूर किया। उमर खालिद की दिक्कत यह है कि उसने सरकार के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। मैं सिर्फ एक मामला बताता हूं, सिर्फ एक तारीख का किस्सा सुनाता हूं आपको कि उसका केस किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। 9 अगस्त 2023 की बात है, 9 अगस्त 2013 मामला जस्टिस एस एस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष लिस्ट किया गया था सुनवाई के लिए। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जो जस्टिस बोपन्ना थे उन्होंने कहा यह किसी अन्य पीठ के समक्ष जाएगा, मेरे भाई की ओर से कुछ कठिनाई है। बिना कोई स्पष्टीकरण दर्ज किए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा सुनवाई से हट गए। उनकी तरफ से कुछ दिक्कत थी और मामले को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 17 अगस्त को जब फिर से यह सूचीबद्ध हुआ तो किसी और पीठ के सामने नहीं, वही जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस मिश्रा की पीठ के सामने लिस्ट किया गया। फिर जस्टिस मिश्रा बाहर चले गए और सुनवाई नहीं हुई। अगली सुनवाई 18 अगस्त को हुई तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की नई पीठ के सामने हुआ और उन्होंने फिर 2 हफ्ते बढ़ा दी। तो यह आप देख लीजिए कि किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद 12 सितंबर 2023 को याचिका स्वीकार कर ली गई, लेकिन 4 हफ्ते बाद सुनवाई की बात की गई। 4 हफ्ते बाद 12 अक्टूबर 2023 को जब फिर सुनवाई का वक्त आया तो कहा गया कि समय की कमी है, इसलिए जमानत याचिका की सुनवाई नहीं हो पाएगी। यही वो दिन था जब 15-20 मिनट मांगा था कपिल सिब्बल ने, लेकिन नहीं मिला 15-20 मिनट। और फिर 29 नवंबर 2013 को नई डेट मिली और उसके बाद फिर इसको टाल दिया गया। और टाला कब तक गया? नवंबर से सीधे जनवरी के लिए। अब जो अगली डेट है वो 10 जनवरी 2024 है। अब 10 जनवरी 2024 जब आएगी तो देखा जाएगा कि अब फिर किसी डेट पर टलती है या न्यायाधीश महोदय जो हैं, जो पीठ है 2 लोगों की, वो किसी फैसले तक पहुंचती है। तो सरकार के सामने न झुकने की सजा उमर खालिद पा रहा है और उमर खालिद जैसे बहुत सारे लोग पा रहे हैं। और सिर्फ ये लोग नहीं पा रहे हैं, दरअसल हमारा संविधान भी सजा पा रहा है, हमारा देश भी सजा पा रहा है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो सजा पा रहा है। कारण ये है कि पूरी दुनिया के सामने ये बात साबित हो रही है कि कैसे इस संविधान के तहत नए कानून लाकर लोगों को लंबे लंबे समय तक जेल में सड़ाया जा रहा है। और अब तो उन कानूनों में भी जो थोड़ा बहुत ऐसा था जो बचा सकता था, उनको हटा के नए कानून पेश कर दिए गए हैं, जिसके बाद कभी उमर खालिद होगा, कभी कोई और होगा, कभी कोई और होगा। जेल की दीवारें भरती रहेंगी उन लोगों से जो सरकार के खिलाफ होंगे और जेल के बाहर उन लोगों का तमाशा चलता रहेगा जो सरकार के समर्थन में होंगे। तो यह देश जब बना था संविधान तो यही कहा गया था कि संविधान सबके लिए बराबर होगा। जब बना था संविधान तो यही कहा गया था कि यह गरीब के हक में होगा, अमीर गरीब सबको बराबर न्याय मिलेगा,
हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण सबको बराबर न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले 70 सालों से चलते चलते धीरे 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 हम वहां पहुंच गए। ये तो पहले भी था कि अमीर के लिए न्याय आसान था, गरीब के लिए बहुत मुश्किल था। अब उसमें नई नई चीजें जुड़ गई और उन नई चीजों के जुड़ने की वजह से ही उमर खालिद को बेल नहीं मिलती है, जबकि मनीष कश्यप आजाद घूमता है। राम रहीम जब चाहता है पैरोल पे निकल आता है। और ऐसे 20 एग्जाम्पल आपको और मिल जाएंगे। नुपुर शर्मा को याद कीजिए, कितना तमाशा मचा, फिर नुपुर शर्मा गायब हो गई। जेएनयू में जो लड़की दिखाई दी थी हाथ में डंडा लिए हुए, वो लड़की गायब हो गई, तो गायब ही हो गई, आज तक पता ही नहीं चला कि वो लड़की कहां गई। ऐसे सैकड़ों केस मिल जाएंगे जहां सरकार का समर्थन करने वाले लोगों को या तो कोई सजा नहीं हुई, या फिर कभी सजा हुई भी तो तुरंत के तुरंत जमानत मिल गई, जबकि उमर खालिद जैसे लोग बरसों बरसों से सड़ रहे हैं जेल के अंदर। एक मिनट रुक के सोचिएगा, चाहे आप किसी भी पक्ष के हों, एक मिनट रोक के सोचिएगा कि सरकारें तो हमेशा एक सी नहीं रहती, लेकिन ये जो आदतें डाल दी जा रही हैं, ये जो बिगाड़ दिया जा रहा है सिस्टम को, ये आने वाली कोई भी सरकार अपने पक्ष में इसका उपयोग कर सकती है। फिर हो सकता है कि जेल की जो दीवारें हैं वो एक तरह के लोगों से खाली हो जाएं, दूसरे तरह के लोगों से भर जाएं। हमारे जैसे जो लोग हैं वो तब भी शोर करेंगे, तब भी आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे मनीष कश्यप। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मनीष कश्यप को अनंत काल तक जेल में रखा जाना चाहिए। कहा जाता है कि जमानत सबका अधिकार है, जमानत एक रूल है, जमानत एक आम नियम है। अगर बहुत गंभीर अपराध नहीं है तो जमानत दी जानी चाहिए। तो जमानत पे सबका अधिकार है, मनीष कश्यप को भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जमानत उमर खालिद को भी मिलनी चाहिए थी। इंसाफ उसका भी होना चाहिए था जो सरकार के साथ नहीं, सरकार के खिलाफ है। इंसाफ उसको भी मिलना चाहिए था जिसके मुंह में जबान है और जो अब भी सरकार के इशारों पर बोलने से इनकार कर देता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।